प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है जो ध्रुव राठी हैं, जो एक ब्लॉगर हैं और यूट्यूबर हैं। उन्होंने अभी एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो अपना रिलीज किया है और वो वीडियो है कि भारतवर्ष में एक तरीके से डिक्टेटरशिप का आगमन होने जा रहा है। और उन्होंने जो इस वीडियो में तर्क दिए हैं, मैं उन्हीं सभी को एक तरीके से उनका मैं विरोध करूंगा और आपके समक्ष रखूंगा। आपका जो फीडबैक है इस वीडियो पर आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप एक किसी तरीके से एक ब्लॉगर हो गए और यूट्यूब पर यदि आप पॉपुलर हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत देश के बारे में, अपने देश के बारे में आप कुछ भी आप वीडियो में बुलाएं, क्योंकि आपका वीडियो जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया में जाता है। तो आप एक तरीके से भद्दे टिप्पणी अपने देश के ऊपर ना करें। उन्होंने जिस तरीके से ये वीडियो बनाया उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र उठाया है कि भारतवर्ष में डिक्टेटरशिप आ रही है, और जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं, स्पेशली जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे वो जेल में गए, जिस तरह से उनके एमपी संजय सिंह जो है वो जेल के पीछे हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जो 2 साल से भी ज्यादा वो जेल के अंदर हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है, इसी तरीके से जो इन केसेस का उन्होंने करके कि किस तरीके से अभी जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल और मई में, तो ऐसे वक्त जो है ना वो उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं को क्यों अरेस्ट किया गया। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए, ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये जो एक सत्तारूढ़ पार्टी है उसके हाथ में नहीं है। यहाँ पर भारत में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक व्यवस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारे कोर्ट्स की, जो बिल्कुल एक तरीके से इंडिपेंडेंट संस्था है। आप एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और जो चाहे ईडी और सीबीआई से वो करा सकती है, लेकिन क्या ध्रुव राठी को अपनी कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है? जिस तरीके से आप देखिए कि सिर्फ उनको अरेस्ट ही नहीं करा गया है, आप देखिए जितने भी केस ईडी और सीबीआई ने करे हैं उसमें कभी ना कभी जमानत भी लोगों को दी गई है, क्योंकि जमानत एक तरीके से उनको अभी आप देखिए कि संजय सिंह जो एमपी हैं वो आम आदमी पार्टी के, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो आज की डेट में रिहा हो रहे हैं। तो ये कहना उनका बहुत ही आपत्तिजनक है कि ये एक तरीके से संस्थाओं, जो सारी संस्थाएं वो सत्तारूढ़ पार्टी के या गवर्नमेंट जो है ना उनको चला रही है, और ये एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो हमारी जितनी भी कोर्ट से, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट या कोई भी दूसरा सीबीआई कोर्ट या ईडी कोर्ट हो, तो इस तरीके से उनकी ये बहुत ही भद्दी टिप्पणी है और इस तरीके से वो हमारे कोर्ट्स के खिलाफ इस तरीके से सनसनीखेज बातें अपने वीडियो में नहीं कर सकते। अब आता है, उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया है कि इलेक्शन के टाइम पे उससे कुछ पहले ही जिस तरीके से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया है वो बहुत गलत है। मैं ध्रुव राठी को बताना चाहूंगा और चैलेंज करना चाहूंगा, यदि उनको इसके ऊपर कोई भी भद्दी टिप्पणी करनी थी तो सबसे पहले आप वो देखिए कि भारतवर्ष का लॉ क्या है। लॉ के अकॉर्डिंग उनका जो है ना अपॉइंटमेंट हुआ है। यदि उनका अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी से नहीं किया जाता तो कल आप कहते कि एक सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जो है ना वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रही है, वो चाह रही है कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं किया है, क्योंकि अचानक एक इलेक्शन कमीशन की रेजिग्नेशन करने से वहां पर 2 वैकेंसी थी, दोनों वैकेंसी को भर दिया गया है। तो भारतवर्ष के कानून के अंतर्गत जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट किया गया है। अब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोविजंस को ही बदल दिया गया है। तो ये कितनी बार जो है ना वो संसद में हुआ है कि संसद जो है ना एक वो देश के प्रति और एक संस्थान के प्रति जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है वो एक तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कशन उसके ऊपर होता है, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी, और फिर कानून बनाया जाता है एक बिल लाने के बाद में। तो उसमें सभी की एक स्वीकृति, और जब एक लॉ बन जाता है तो उसी लॉ को जो है ना वो सत्तारूढ़ पार्टी, तो मैं इनका जो ये आर्ग्यूमेंट है कि इलेक्शन कमिश्नर को
एक तरीके से वो डिक्टेटरशिप के अंदर और एक पार्टी रूल के अंदर जो है ना बदला गया है, ये बहुत ही गलत है। अधीर रंजन जो विपक्ष के नेता हैं वो उसमें कमेटी के अंदर थे और उनको एक शॉर्ट लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन के लिए उम्मीदवार थे उनकी दी गई, और एक दिन पहले उन्हें एक शॉर्ट लिस्ट जो है ना 6 लोगों की दी गई जिनको नियुक्त किया जा सकता था और उनकी ओपिनियन ली गई। अब ध्रुव राठी आते हैं अपना फिर ये कि एक तरीके से भारतवर्ष में डिक्टेटरशिप आ रही है, और वो देते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था को जो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी 2019 में, उसको पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं ध्रुव राठी कि आप अपने पहले आर्गुमेंट में ये कह रहे थे कि जिस तरीके से डिक्टेटरशिप आ रही है, जिस तरीके से संस्थाओं का यूज हो रहा है ईडी और सीबीआई का, अब आप देखिए साथ के साथ ही किस तरीके से हमारी कोर्ट जो है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और किस तरीके से वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने के लिए एक बहुत ही इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, और किस तरीके से उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो एक स्कीम लेके आई थी 2019 में, उसी को उन्होंने उखाड़ फेंका है। जबकि बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सोच समझकर ये स्कीम लाई गई थी, और इसमें एक तरीके से जो डोनेशन जो पार्टी को कर रहे थे उन डोनेशन करने वालों की एक तरीके से गुप्त उनका रखा जा रहा था, जिससे ये ना पता चले कि कौन किस पार्टी को डोनेशन दे रहा है। आप देखेंगे कि 2019 से पहले, इससे पहले कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया, उससे पहले सिर्फ कैश चलता था, वो सारा ब्लैक मनी में होता था, और कांग्रेस ने ये व्यवस्था को जो है ना इतने सालों से 65 इयर्स जो है ना इस व्यवस्था का पालन किया, उसको इंप्रूव करके डेफिनेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज बेटर स्कीम। लेकिन मैं आदरणीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बिल्कुल अलग हटा दिया, निरस्त कर दिया है, और वो सारी डोनेशंस की जो जानकारी है वो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी है, और उनकी वेबसाइट में वो सारी जनता, भारत की जनता के साथ में शेयर कर ली गई है। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट भी फेल होता है कि भारतवर्ष में डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास होना चाहिए कोर्ट के अंदर। आप एक आर्ग्यूमेंट में पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि आप कहें कि वो सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज हो गई हैं, और दूसरी साथ कहें कि देखो इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक स्कीम बीजेपी लेके आई थी, सत्तारूढ़ पार्टी लेकर आई थी, उसको किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। तो आपका ये आर्गुमेंट अपने आप में फेल होता है। अब आपने वीडियो में चौथा जो मुद्दा उठाया है वो उठाया है आपने आईटी नोटिस टू कांग्रेस। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, सभी को पता है। मैं एक इंडिविजुअल आईटी रिटर्न करता हूं, मेरे ख्याल से आप भी जो है ना अपना आईटी रिटर्न फाइल करते होंगे, और आपको पता है कि जो डेट होती है उनके बाद में जो है ना आईटी नोटिस इश्यू करती है, आपको टाइम दिया जाता है, आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस को जब नोटिस दिया गया था तो कांग्रेस पहली कोर्ट में गई, फिर पहली कोर्ट के बाद में जो है ना लोअर कोर्ट में जाने के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है ना वो दिल्ली के अंदर गई है। जब उनको वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला है तो फिर हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, और हाई कोर्ट ने भी जब उनको रिलीफ नहीं दिया वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट भी मैं पूरी तरीके से ध्वस्त करता हूं, और आप हमारी भोली वाली जनता को और भारत की जनता को इस तरीके से जो है ना आप गुमराह नहीं करेंगे। आप हो सकता है कि बहुत बड़े ब्लॉगर हो, आप हो सकता है कि यूट्यूबर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेंसेशन पैदा करें और एक इंटरनेशनल लेवल पे वो भारत की छवि को इस तरीके से मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कमांडर सुधीर भारतीय नौसेना का एक कमांडर और जिम्मेदार आदमी हूं, और इसीलिए मैं आपकी वीडियो के खिलाफ जो है ना ये वीडियो बना रहा हूं। अब आप देखिए, आपने दूसरा दिया है कि ईडी के नोटिस भेजे रहे हैं। यदि आप करप्शन करेंगे, यदि आप भारत की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो है ना आपने करप्शन किया है, तो आपको क्यों नहीं ईडी नोटिस भेजेगी, आपको क्यों नहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। पीएमएलए के अंदर ईडी को पूरा अधिकार है कि वो जिस तरीके से आम आदमी ने शराब का घोटाला किया है और दूसरे घोटाले भी उनके उजागर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं ईडी उनको क्वेश्चन करेगी। अरविंद केजरीवाल जी को जो सीएम हैं दिल्ली के, उनको 9 नोटिस दिए गए
तो ये उनकी गलती थी। यदि वो कहीं पे इन्वॉल्व नहीं थे तो फर्स्ट टाइम ही वो ईडी ऑफिस जाकर वहां पर वो पूरी जानकारी देते। आप देखिए, यदि आप सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट पर विश्वास करते हैं तो जमानत उन्हें कोर्ट से नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी का जब एक बार कोर्ट में केस चला जाता है तो उस पर बीजेपी का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सेंटर में बैठी हुई है, उस गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं है। तो ये आपका आर्गुमेंट भी फेल होता है कि ईडी के नोटिस लोगों पर जा रहे हैं, और ये गुमराह करने वाली बात है। ईडी के नोटिस उनको भी गए हैं जिन्होंने पार्टी में चंदा दिया है। तो ये अब आप कहेंगे कि सतीश रेड्डी जो अप्रूवर बना गवर्नमेंट का, उसने जो है ना वो एक तरीके से डोनेशन, तो कोई भी आदमी यदि वो लिप्त है या अप्रूवर हो रहा है, यदि उसने शराब घोटाले में कोई भी रोल प्ले करा है, इसका मतलब ये नहीं यदि उसने जो है ना चंदा, यदि डोनेशन जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है तो उसको उससे आक्षेप से मुक्त कर दिया गया है। ईडी का केस उसके अगेंस्ट चल रहा है, और जो भी न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो है ना उसको सजा मिलेगी, वो डेफिनेटली उसको सजा मिलेगी। तो ये भी मैं आर्ग्यूमेंट जो है ना आपका फेल करता हूं। और आप इन सभी जो आक्षेप आपने लगाए हैं, और आपने जो जिस तरीके से एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश करी गई है कि भारतवर्ष में डिक्टेटरशिप आ रही है, बिल्कुल आपको मुंह तोड़ में जवाब दे रहा हूं, और आप मेरे वीडियो का जवाब दीजिए। अब देखिए, आपने जो है ना, आपने कहा है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हमारे एड्स को जो है ना वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होने दिया। ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल कांग्रेस जो है ना वो अपने ऐड दे सकती है, सारी पार्टी बिल्कुल जाकर दे सकती है, और वो टीवी में लगातार डिबेट कर रहे हैं, टीवी में उनके एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। तो हर एक मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है भारत में। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत ही गलत वो है। अब आपने उसके बाद में जो है ना उठाया कि जो है कि अरेस्ट किया और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही गलत वो है। आप देखिए कि कितने लोग हैं जो भारत को जो है ना किस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, और क्या साजिश जो है ना वो बाहर रची जा रही है। आपको पता है, आप जरा ढूंढ कर देखिए कि गौरव चड्ढा कहां पर बैठे हुए हैं। गौरव चड्ढा जो एक एमपी है आम आदमी पार्टी के, वो लंदन गए थे, और लंदन में उन्होंने अपना स्टे को जो है ना बढ़ाया है। और आप देखिए कि किन किन गुप्त एजेंसियों के हेडक्वार्टर के पास में वो मिले हैं, किस तरीके से एक ब्रिटिश एमपी जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करती है, किस तरीके से उसके साथ में उन्होंने मीटिंग करी। और आपको पता है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें खालिस्तानी मूवमेंट के लोगों का किस तरीके से सपोर्ट था, किस तरीके से उसमें पैसा आया। तो आप एक तरीके से उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मान के चलूं कि आप उसी में इन्वॉल्व हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज अभी तक क्यों नहीं बंद करी। आपकी आवाज बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ब्लॉग को और आप अपने यूट्यूब पर, जो आपके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप इस तरीके से सेंशन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपका मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, और आप मुझे बताइए यदि मैंने एक भी कोई बात गलत आपको बताई हो। दूसरी तरफ आपने जो है ना पीएमएलए कानून के बारे में जो है ना वो गलत फहमी दूर करी है। पीएमए कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, उससे पहले था। हाँ, 2018 में एक प्रोविजन उसमें लाया गया। वो प्रोविजन इसलिए लाया गया कि भारत बीजेपी की जो लड़ाई है, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ये बोल दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ना वो लड़ाई अंत तक चलती रहेगी, जब तक भ्रष्टाचार भारत की धरती से खत्म नहीं होता। तो पीएमएलए कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन लाया गया है जहां पर बेल जो है ना वो आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यदि कोई बेल के लिए हकदार है तो उसको मिलेगी। और ये देखिए आप जो है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है ना बेल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एमपी है उनको दे दी, और सभी की सुनवाई बार बार जो है ना वो कोर्ट में चल रही है। आप देखिए कि कितनी बार मनीष सिसोदिया जी को जो है ना वो बेल सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। इसी तरीके से सत्येंद्र जैन को लास्ट 2 इयर्स में कितनी बार जो है ना उनको बेल का मना किया गया है। अब आप कहेंगे कि आपने एक जुमला कहा कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ देश पैदा करना चाहता है। ये मैं आपको बता दूं कि शायद आप डरे हुए हैं, शायद राहुल गांधी डरे हुए हैं, और ये सारे
इंडिया जो गठबंधन एक तरीके से करा है, ये सारे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये सारे साथ में मिलकर देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं अपने डायनेस्ट फैमिली को बचाने के लिए। ये सोच रहे हैं कि अपने भ्रष्टाचार को कैसे बचाए। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है ना कितने डबल स्पीक है और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। आप देखिए, जब वो जीत कर आए और पहली बार जो है ना वो सीएम बने, उस टाइम पर उसने क्या कहा था कि अन्ना हजारे हमारे आदरणीय हैं, जिन्होंने फाइट अगेंस्ट करप्शन किया था। आपने उनका फायदा उठाकर आप सीएम की कुर्सी पर बैठे। आपने कहा था कि सोनिया गांधी को जेल में डाला जाए, आपने कहा था राहुल गांधी को जेल में डाला जाए, इसी तरीके से और सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप बोल रहे थे। लेकिन आज आपकी ये मजबूरी है, जब आपने भ्रष्टाचार कर दिया, आप उन्हीं के साथ उसी मैदान में, रामलीला मैदान में, जहां पर आपने जनता को गुमराह किया और गलत तरीके से अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था फाइट अगेंस्ट करप्शन, उसमें उसका आपने किस तरीके से फायदा उठाया। तो धुर्र राठी, आप अपनी रिसर्च करिए। आप जो है ना सोशल मुद्दों को अच्छी तरीके से गहराई से जानिए। आप यू ब्लॉगर बनने के लिए और आप यूट्यूब से कमाई करने के लिए आप में एक साहस होना चाहिए कि आप सीधी बातें जनता के सामने रखें। आप किसी भी तरीके से सेंशनलाइज ना करें इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि जिससे भारत की छवि खराब हो। भारत में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में भारत का जो पताका है वो फहराई है, जिस तरीके से वहां पे आज जो भारतीय सब देशों में रह रहे हैं, किस तरीके से उनका मान बढ़ा रहा है, किस तरीके से भारतवर्ष जो है ना वो 5 फ्रेगाइल देशों की सूची में जब 2014 से पहले आता था, वो 11th इकोनॉमी से आज जो है ना 5th स्थान की इकोनॉमी बन गया है। और आप देखेंगे कि 3rd टाइम फिर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब की बार मैं आपको चैलेंज करता हूं कि डेफिनेटली एनडीए का स्कोर होगा 400 के पार। और ये मैंने 2023 में ही कह दिया था और मैं ही इसका जनक हूं। मैंने सबसे पहले ये आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन पे कि अब की बार 400 के पार। तो आप देखेंगे कि 400 के पार जाएगा बीजेपी और एनडीए का जो लोकसभा की सीट आएंगी। आप देखेंगे कि 3rd टाइम की जो टर्म होगी मोदी जी की एज ए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसमें हमारा देश जो है ना वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। और सिर्फ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, और भी कितने ही ऐसे अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम इनिशिएटिव्स दोज हैव ऑलरेडी बीन प्लान्ड, उनको लागू किया जाएगा। और भारतवर्ष जो है वो एक तरीके से एक पूर्ण विकसित भारत बनने के लिए 2047 में, जब 15 अगस्त 2047 में भारतवर्ष अपनी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के 100 वर्ष बनाएगा, उस बात देखेंगे कि भारत एक पूर्णतः विकसित बन गया है और 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। और हमारी इकोनॉमी होगी करीब $40 ट्रिलियन से लेके $42 ट्रिलियन। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि 2070 और 2075 के बीच में भारतवर्ष की जो इकोनॉमी होगी वो नंबर 1 इकोनॉमी होगी। सो मिस्टर धुर्र राठी, आप जो है ना अच्छी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च करिए। आपके फ्लोटिंग रिसर्च, आपके ये जुमलेबाजी, और जिस तरीके से आप जो स्वीडिश संस्था की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया में जो जॉर्ज सोरोस का सपोर्टेड मीडिया है और जिस तरीके से उसने यहाँ पे फंडिंग करी हुई है, जो फोर्ड फाउंडेशन है, दूसरी फाउंडेशन है, और जिस तरीके से राघव चड्ढा अब जो है ना वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं और खालिस्तानी मूवमेंट के जो वहाँ पे एमपी उनसे मिल रहे हैं, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के खिलाफ जो एक तरीके से जो प्लानिंग चल रही है, उससे भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता। और आप भी एक नेशनलिस्ट बनिए और आप मुद्दों को गहराई से रिसर्च कर वो जनता के सामने, भोली वाली जनता को आप इस तरीके से गुमराह नहीं करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि तानाशाही का दूर दूर तक भारतवर्ष से कोई लेना देना नहीं है और भारतवर्ष जो है वो सुरक्षित हाथों में है और बहुत मजबूती से
आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारा यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे साथ में है, जिसकी पूर्ण आस्था हमारे कोर्ट के अंदर है, पूर्ण आस्था सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो सारे डेमोक्रेटिक सेटअप है। सबसे बड़ा पर्व दुनिया में यदि होता है वो है भारतवर्ष का लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें मिस्टर ध्रुव राठी करीब 100 करोड़ लोग जो है ना, इस बार 95 से 100 करोड़ लोग, जो कहीं पर पॉसिबल नहीं हो सकता इस दुनिया में, इस इलेक्शन, इस लोकसभा इलेक्शन के पर्व में हिस्सा लेने वाले हैं और वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने लीडर को, अपने पार्टी को नियुक्त करेंगे। इसलिए आपका ये वीडियो, आप इसको वापस लीजिए और देश से माफी मांगिए और इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सेंट्रलाइज कर भारत का जो रेपुटेशन है उसको मत गिराइए। मेरे ख्याल से आप मेरे अनुरोध को मानेंगे और ध्रुव राठी आप जो है ना मेरा रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।